नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब गीजूभाई बधेकर एवं प्लेटो के शैक्षिक विचार का अध्ययन करेंगे, अर्थात इनकी शिक्षा में किए गए योगदानों को जानेंगे, समझेंगे तथा उनको अनुप्रयोग करने में हम सब समर्थ हो जाएंगे। यहाँ ध्यान देना है कि गीजूभाई बधेका जी भारतीय दार्शनिक हैं और प्लेटो जी पाश्चात्य दार्शनिक हैं। आइए सर्वप्रथम गीजूभाई बधेका के शैक्षिक विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। जिनका पूरा नाम था गिरजाशंकर भगवान जी बधेका। याद रखेंगे, कभी कभी पूरा नाम पूछता है। इस महान विचारक का जन्म 15/10/1885 को सौराष्ट्र के चीतल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री भगवान जी बधेका और माता श्री काशीबा थी। माता पिता के धार्मिक स्वभाव का जो प्रभाव था वह उनके बालक गीजूभाई पर भी पड़ा। नाम से ही स्पष्ट है, गिरजाशंकर भगवान जी बधेका। यथानाम तथा गुण, अर्थात ये धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों में संपन्न हुई, मुंबई से कानून की शिक्षा पूर्ण करके मुंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दिया, अर्थात ये वकील भी थे। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय हो रहे थे उससे प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़कर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन शुरू किया। यानी जो जिस संस्था से संपर्क स्थापित कर काम करना शुरू किए उस संस्था का नाम था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन। और एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था 1885 में, उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई था। उस समय कौन सा भारतीय राजनीतिक पार्टी चाहे किस का स्थापना दिवस था, तो आप उसको भी याद रखेंगे कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। आगे हम गीजूभाई बधेका के कुछ जीवन से संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। 1920 में गिरजाशंकर भगवान जी बधेका जी ने दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन बाल मंदिर नामक भवन बनवाया, जिसमें उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों को अपने शैक्षिक विचार एवं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो इनके द्वारा जो बनाया गया भवन था, जो शिक्षा के रूप में कार्य किया, उसका नाम था दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन बाल मंदिर। तो इनसे जो इम्पॉर्टेंट है, एक पूछ लेता है कि बाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो गीजूभाई बधेका। इसको आप लोग नोट करेंगे। और जो इनके शिक्षा विचार तथा सिद्धांत पर प्रभाव पड़ा था वह डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी एवं फ्रोबल, इन दोनों के शैक्षिक विचारों का इनके पर प्रभाव पड़ा था और उन्हीं के शैक्षिक दर्शनों को अपने दर्शन में समाहित करते हुए शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई। गिरजाशंकर भगवान जी बधेका का
रहे हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ही बल देते थे, क्योंकि शिक्षक ही बालक का भाग्य का निर्माता होता है। इनके अनुसार अब हम शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा का अर्थ जो गिजुभाई बधेका जी मानते थे, उनका कहना था कि शिक्षा बाल केंद्रित है और यह एक शैक्षिक उपागम है जिसमें बालक की स्वयं की रुचियां बाह्य अधिकारी की अपेक्षा पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में एकमात्र सार्थक भूमिका निभाती है। यानी जो हमारे लक्ष्य हैं उनको पूर्ति करने का एक माध्यम है शिक्षा, एक उपागम है, और इसके लिए हमें बालक की रुचि, रुझान, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण करना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य पर बात करते हुए गिजुभाई बधेका का कहना था कि बालक का समुचित शारीरिक विकास करना ही होगा, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वरूप इस प्रकार था। जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे उनको मूर्त रूप में बदलने के लिए गिजुभाई ने पाठ्यक्रम पर गंभीरता से विचार किया और कहा कि भाषा ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ किया जाए। अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना सिखाया जाए। यानी जो भी शुरुआत में काम किया जाए, जो भाषा का माध्यम हो, वह मातृभाषा से शुरू किया जाए। अगर मातृभाषा से शुरू किया जाएगा तो बालक बड़ी सुंदरता और तन्मयता के साथ शिक्षण कार्य में भाग लेगा एवं शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होगी। उन्होंने अंकों का ज्ञान एवं पहचान को पाठ्यक्रम में शामिल किया। प्रारंभिक शिक्षा हेतु इन्होंने स्तरीय संगीत व फूलों के चित्र बनाना, रंग भरना, वृक्ष, नदी, वनस्पतियाँ, पर्वत का निरीक्षण करना, स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी देना, धार्मिक व्यक्तियों, महापुरुषों की जीवनी एवं प्रेरक प्रसंगों का अध्ययन करने पर जोर देना, इन सारे बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तभी बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उनमें स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिक्षा दी जाए, धार्मिक व्यक्तियों, महापुरुषों के जीवनियों को पढ़ाया जाए ताकि प्रेरणा मिले। प्रारंभ में खेल, चित्र, रंग इत्यादि का काम कराया जाए। अंकों का ज्ञान एवं पहचान कराने पर भी बल दिया का योगदान है वह रचनाओं को लेकर के है, और ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक रचना इनकी जो है दीवा स्वप्न, अक्सर पूछ लिया जाया करती है हर एग्जाम में, तो आप इसको याद रखेंगे। दीवा स्वप्न इनकी प्रमुख रचना है। छोटी बड़ी लगभग 100 रचनाओं की रचना किए थे, जिनमें दिवास्वप्न, ऊँट के पैर सड़े, काली गौरैया, तड़तड़, तड़ाक, बिल्ली के गले में घंटियाँ, बुढ़िया के 13 बच्चे, भूत का भाई, मूर्ख, ब्राह्मण, मेढक की शादी, चलते फिरते शिक्षा गूंजे हैं।
शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। इस प्रकार इन्होंने लगभग 100 रचनाएं की थी, उनमें दीवास्वप्न प्रमुख थी। शिक्षण विधि पर जब हम बात करेंगे तो गीजूभाई बधेका पर फ्रोबेल एवं मारिया मोंटेसरी के शिक्षा दर्शन का प्रभाव था, इसलिए जो उनका जो शिक्षण विधि थी उनको ये लागू करने के लिए द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी और नाटकों के द्वारा सीखना, ये इनकी खेल विधि थी। आपकी शिक्षक छात्र संबंध के बारे में गीजूभाई बधेका का कहना था कि शिक्षक एक पुजारी सदृश है और छात्र देव हैं। उन्होंने बाल देवो भव का सूत्र वाक्य प्रतिपादित किया। शिक्षकों में बच्चों के प्रति स्नेह, त्याग, सेवा भाव तथा मनोविज्ञान के ज्ञान पर बल देने पर ध्यान देना चाहिए। यानी शिक्षकों को बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह, त्याग, सेवा भाव रखें। वहीं मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात बच्चों की मन, रुचि, रुझान, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया जाएगा। बाल देवो भव, आप याद रखेंगे कि बाल देवो भव इसका ध्येय वाक्य या सूत्र है तो वह गीजूभाई बधेका का है। विद्यालय, उनके मत में विद्यालय एक मंदिर है। चूँकि वह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने कहा कि विद्यालय एक मंदिर है। वहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण व उल्लासमय होना चाहिए। यहाँ बच्चों को ममत्व और पिता की छत्र छाया में पनपने का मौका दिया जाना चाहिए, जिसमें नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, भौतिक सारी शक्तियों का सुंदर ढंग से विकास होना चाहिए। अनुशासन के बारे में बातचीत करते हुए गीजूभाई ने कहा था, प्रकार का होना चाहिए और उसमें साथ साथ प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देना चाहिए। तो ये दंडात्मक अथवा दमनात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे। उनके बाल मंदिर का नियम था कि बच्चों को न तो डांटे, न झिड़के, न ही शारीरिक दंड थे। इसलिए वे स्व अनुशासन और प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते थे। गीजूभाई बधेका। ये रहा है आपका गीजूभाई बधेका के शैक्षिक विचारों का अध्ययन। आप याद रखेंगे इनकी रचना को, इनके जन्म को, इनके पूरे नाम को, इनके द्वारा जो सूत्र दिया गया बाल देवो भव, और इनके जो बाल मंदिर का नाम था वो आप याद रखेंगे। और इनके द्वारा शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए उस पर आप ध्यान देंगे, इसको नोट करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि गीजूभाई बधेका का शिक्षा में क्या क्या योगदान रहा। आगे हम प्लेटो के शैक्षिक विचार का अध्ययन करेंगे। इनके अनुसार जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, अनुशासन तथा प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्लेटो एक महान पाश्चात्य दार्शनिक थे और जो इनके गुरु थे वो सुकरात थे। महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिकदोन था। प्लेटो कुशल खिलाड़ी तथा सिपाही थे।
साहित्य में भी इनकी पर्याप्त रुचि थी। 20 वर्ष की अवस्था में वह सुकरात जी के संपर्क में आए और 8 वर्ष तक उन्होंने सुकरात के निर्देशन में अध्ययन किया। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को दिए जाने वाले प्राणदंड से इनको इतनी गहरी मानसिक वेदना हुई कि वह अपना देश छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गए। इस यात्रा के पश्चात वह अपने देश जब वापस आए 367 ईसा पूर्व में, तो उसके पश्चात जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, एक एकेडमी में अध्ययन करने का काम शुरू किए और करते रहे भी। एकेडमी का द्वार स्त्री पुरुष दोनों के लिए खुला हुआ था। उसने इस संस्थान में लेखन कार्य भी किया। 347 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इस महान दार्शनिक एवं शिक्षा विचारक का देहांत हो गया। तो प्लेटो कहाँ के थे? आपके एथेंस के थे और इनका जो जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व, मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई। प्लेटो का शिक्षा में बहुत ही सुंदर योगदान है। जब हम आदर्शवाद पढ़ाए थे तो आदर्शवाद के जो समर्थक थे, प्रतिपादक थे, वो प्लेटो ही थे और इन्होंने ही कहा था कि आदर्शवाद आइडियलिज्म एक पाश्चात्य दार्शनिक होते हुए भी एक भारतीय दार्शनिक की तरह काम किया और उसके अनुसार शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के उद्देश्य इत्यादि बिंदुओं का जो हमने अध्ययन किया, कहीं न कहीं उन पर प्लेटो के छाप पड़े थे, प्रभाव पड़े थे। तो एक ये भी पूछ लेगा कि एक महान दार्शनिक किस दर्शन से संबंधित हैं? तो पाश्चात्य दर्शन के आदर्शवाद से संबंधित प्लेटो जी हैं। इनके अनुसार जो शिक्षा का अर्थ है, उनका कहना था शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के आरंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में सच्ची शिक्षा यही है। अर्थात उनका कहना था कि शिक्षा वह है जो अच्छी आदतों एवं सद्गुण का निर्माण करे। देखिए, पाश्चात्य दार्शनिक होते हुए भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूले नहीं, और आज हम लोग अपनी संस्कृति को कहीं न कहीं खो रहे हैं। और उनका कहना था कि नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास का संपादन बालक में अवश्य होना चाहिए। इनके अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य थे, वह मुख्य उद्देश्य था पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना। उनके अनुसार शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा में ज्ञान को रखना नहीं है, वरन उन सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना है जो आत्मा में अंतर्निहित है, और यह कार्य आत्मा को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करके हो सकता है। अर्थात आत्मानुभूति कराना, सेल्फ रियलाइजेशन पर बल देते थे, और जो वह आपके अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं उनको बाहर निकाल करके उनका सर्वांगीण विकास पर बल देने का वकालत किए, और इसी को कहा शिक्षा वही हो जो पूर्णता की अवस्था को हमें प्राप्त कराए। पाठ्यक्रम में की बात करें तो आध्यात्मिकता पर तो बल ये दिए ही,
अब इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम का निर्धारण था उन्होंने 3 भागों में बांटा: प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन्होंने खेल कूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान को स्थान दिया। वहीं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम था उसमें प्लेटो ने कहा कि गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र एवं सैन्य प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। और उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो जी पाठ्यक्रम में दर्शन, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून एवं आध्यात्मिक शिक्षा को समृद्ध करने पर बल दिए। ये रहा आपका प्लेटो जी के अनुसार पाठ्यक्रम। आप इसको याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। शिक्षण विधि परीक्षा के बिंदु से, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से अगर देखिए तो बार बार हमने आदर्शवाद में भी बताया कि संवाद विधि किसकी है, तो संवाद विधि प्लेटो की है और यह गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने इस विधि को अपनाया था। तो प्लेटो की जो शिक्षण विधि थी वह संवाद विधि अर्थात चर्चा पर बल देते हुए वाद विवाद, तर्कयुक्त स्पष्टीकरण का शिक्षण विधि में समावेश होना चाहिए। इनके अलावा प्लेटो ने बच्चों की शिक्षा के लिए खेल विधि, अनुकरण विधि एवं कहानी विधि को अपनाने पर बल दिया। उच्च शिक्षा पर प्लेटो ने स्वाध्याय विधि तथा वार्तालाप विधि को स्वीकार करने पर बल दिया। तो ये रहे आपके मुख्य शिक्षण विधि, यानी मुख्य इनकी तो जो थी वह वार्तालाप अथवा संवाद विधि थी। उच्च शिक्षा में स्वाध्याय, प्रारंभिक शिक्षा में खेल विधि, अनुकरण विधि, कहानी विधि। मुख्य इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक पर बातचीत करते हुए प्लेटो जी ने कहा कि प्लेटो ने शिक्षक के विषय में अलग से कुछ नहीं लिखा, क्योंकि स्वयं द्वारा स्थापित एकेडमी में स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अपने को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था। इस कारण उसने अपेक्षा की थी कि सभी शिक्षकों में आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए और शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से करना चाहिए। अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से संपादित करना चाहिए। शिक्षक के बारे में इनका यही विचार था। अनुशासन पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि प्लेटो दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत दिखाई देते हैं, परंतु दंड देने का प्रावधान नहीं करते हैं। प्रभावात्मक अनुशासन पर उनका दिशा निर्देशित किया जाए कि लड़के को अनुशासित होकर के ही पढ़ना चाहिए। अनुशासन में रखेंगे तभी उसमें नैतिक, आध्यात्मिक, भौतिक शक्तियों का विकास सुंदर ढंग से होगा। वह बालक से अपेक्षा करते थे कि वह शिक्षक के आदेशों का अनुपालन करे। यदि छात्र अनुशासनहीनता करे तो शिक्षक को उसे दंडित करना चाहिए। प्लेटो का विश्वास था कि कठोर नियंत्रण एवं अनुशासित जीवन जीने से ही सद्गुणों का विकास संभव होगा। तो ये आपके अनुशासन रहे प्लेटो जी के अनुसार। परीक्षा में जो रचनाएं पूछी जाती हैं तो इनकी 2 मुख्य रचनाएं हैं, द रिपब्लिक और द लाज। ये आना ही आना है, इसको आप याद रखिए, जरूर आएगा। या तो द रिपब्लिक, देखिए एपोलॉजी है, क्रिटियास द स्टेटमैन है, प्रोटोगोराज है, क्राइटो है। तो जो मुख्य रचना इनकी है द रिपब्लिक, द लाज, एग्जाम में आने वाली, इसको आप कंठस्थ करेंगे। साथ ही साथ एपोलॉजी, क्रिटियास द स्टेटमैन, प्रोटोगोराज
क्राइटो को भी ध्यान में रखेंगे, ये प्लेटो की रचनाएं हैं। तो इस महान दार्शनिक का शिक्षा में प्रमुख योगदान रहा। ये एथेंस में के निवासी थे, अर्थात इनका जन्म एथेंस में हुआ था। इनकी जो दार्शनिक विचारधारा है वह आदर्शवाद से प्रभावित है, और ये बालक के आध्यात्मिक गुणों पर ज़्यादा बल देने की बात करते हैं। उनमें सद्गुणों एवं उत्तम चरित्र के निर्माण पर बल देते हैं। इनके अनुसार जो अनुशासन था वह कहते हैं कि दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीक थे, साथ ही साथ प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते थे, और बालक को शिक्षक के आदेशों का अनुपालन करने के लिए कहते थे। विद्यालय की स्थापना पर भी इन्होंने बल दिया, और सर्वप्रथम इन्होंने कहा था कि एक स्थान उपयुक्त होना चाहिए जहाँ शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा सके। तो विद्यालय के पर ही इन्होंने बल दिया। ये रहा आज का ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत गीजूभाई बधेका एवं प्लेटो के शैक्षिक विचार। हम आशा करते हैं कि आप सुंदर ढंग से इनके बारे में जान गए होंगे। बस आज इतना ही। थैंक्स एवरीवन। हाँ, थैंक्स एवरीवन। जो विद्यालय है ये भी इनका प्रमुख बिंदु है, देख लीजिए स्लाइड छूट गई थी। तो यही जो कहते हैं विद्यालय की बात इन्होंने किया, जो पहले आपको हम बताए। सुकरात की भांति यूनान के युवकों को सड़कों पर घूम घूम कर शिक्षा देने के समर्थक नहीं थे। इन्होंने एकेडमी नामक संस्था को शिक्षा प्रदान करने का केंद्र बनाया था। इस संस्था अथवा शिक्षा केंद्र के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से स्पष्ट होता है कि यह निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करने के समर्थक थे। उसने विद्यालय को मानवीकरण तथा समाजीकरण करने वाली संस्था माना, जिसका प्रमुख कार्य बालकों को सहयोगी एवं सामाजिक तथा सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की कला सिखाना है, तथा उसमें मानवीय गुणों का धन्यवाद।